गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 2। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं बेटा। ऑलरेडी हमने बेटा प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फिनिश कर दिया है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप नहीं देखे हैं बेटा तो पहले उस लेक्चर को पूरी तरीके से फिनिश करके ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझिएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है। परपेंडिकुलरली, यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे जो पॉइंट है परपेंडिकुलरली, आपको पैरेलल नहीं होना चाहिए, किसी एंगल पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी एंगल पे है तो आपको वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलरली एरिया का क्रॉस कर रहा। एक और डिफिनेशन है बेटा, इट इज ए हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड विथ, हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी है जो रिलेटेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसीलिए बोले कि आप पहले ईएफएल खत्म करिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला अगर टॉपिक खत्म होगा तभी समझ में आएगा बेटा। इट इज ए हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से क्रॉस कर रहा, यही फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। ठीक है सर, समझ तो आ गया डेफिनेशन, लेकिन इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। इसको फील नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए बेटा क्या है। मान लेते हैं बेटा कि ये कोई सरफेस है, सपोज ये कोई सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेटा इस तरह से क्रॉस होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस होने चाहिए। आगे बात समझ में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाना चाहिए बेटा? इस तरह से। आई थिंक क्लियर हो जाएगा बेटा, देख लीजिए, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होना चाहिए परपेंडिकुलरली। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए सर, अब देखिए बेटा मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है बेटा? मैथमेटिकली इसको डिफाइंड किया जाता है कि सर इट इज द अगर एलिमेंट्री, अगर हम अब फ्लक्स देखते हैं बेटा तो किसी एलिमेंट्री एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा तो वो आपका एलिमेंट्री फ्लक्स आ जाएगा। एलिमेंट्री फ्लक्स इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा। इसका एलिमेंट्री एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ई डॉट डी एस। तो डी फाइव बराबर क्या होगा? जैसे आप डॉट प्रोडक्ट हटाइएगा तो क्या आ जाता है बेटा? कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, कॉस थीटा आ जाता है। समझ में आ गया बेटा कौन सा एरिया लेना है? देखिए सपोज सर इस तरह से अगर मान लेते हैं, वो एरिया तो आप समझा दिए। मान लेते हैं सर अगर इस तरह का कंडीशन रहा तो बेटा देखिए, तो ये देखिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के बेटा परपेंडिकुलर है? नहीं सर। देखिए तो बेटा यही वाला जोन जा रहा है कि नहीं? ये वाला देखिए फिगर को इस तरीके से जा रहा है कि सरफेस का कहां जा रहा है बेटा? इस साइड में। तो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है? इसका सर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा यहाँ पे अगर ये देखिए, ये टोटल एरिया एस था, ये टोटल एरिया एस था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके डीएस से क्रॉस किया तो डीएस का एरिया क्या होगा? अच्छा, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया आपको समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया के बारे में समझ लो बेटा। एरिया सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेटा एरिया कौन सा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर। एरिया का मैग्नीट्यूड तो आपको भी पता है कि अगर रेक्टेंगल होगा तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, या सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर। ओपन एरिया होता है बेटा, एक होता है क्लोज एरिया। ठीक है सर। ओपन एरिया में क्या होता है बेटा? ये डज नॉट इंक्लोज एनी वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और क्लोज्ड एरिया में इट इनक्लोजेस सम वॉल्यूम। सर और क्लियर करिए, ओपन एरिया बेटा देखो बेटा, ये आपका ओपन एरिया है। ओपन एरिया का मतलब क्या होगा बेटा? सिंपल समझ लो कि 2D, सिंपल समझ लो बेटा 2D। मान लेते हैं कि ये एरिया ले लीजिए, ये एरिया हो गया बेटा, ये एरिया हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ओपन एरिया बोलेंगे। ठीक है बेटा। और क्लोज एरिया क्या होगा बेटा? क्लोज एरिया देखिए बेटा इस तरह का, इसको क्लोज एरिया बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो गया बेटा? क्लोज एरिया हो गया। और ओपन एरिया क्या हो गया सर? या तो आप इसको ले लो बेटा या तो आप इसको ले लो ओपन एरिया का। सर ओपन एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन देखिए बेटा, एक ही डायरेक्शन दिमाग में रखिए। पहला तो ये बताइए कि
किसी भी क्लोज वॉल्यूम के लिए सबसे आसान इसका एरिया होता है। इसका एरिया समझने का कोशिश करिए बेटा। इसका एरिया क्या होगा सर अगर इसका एरिया की बात करें तो इस सरफेस के लिए ये वाला हो जाएगा बेटा, इस सरफेस के लिए ये वाला हो जाएगा, इस सरफेस के लिए ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस के लिए ये हो जाएगा, आई थिंक के लिए इस सरफेस के लिए ये हो जाएगा। तो सर 3D में तो कोई दिक्कत नहीं है कि रेक्टेंगल इस तरह से या क्यूब रहे, सर रेक्टेंगल एक क्यूब यहाँ पे आ जाएगा तो हमेशा आउटसाइड उस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटसाइड, इस सरफेस के परपेंडिकुलर 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 आउटसाइड। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये सबसे आसान है बेटा क्लोज एरिया जानना। क्लोज एरिया के लिए देखो बेटा जल्दी बताओ, क्लोज एरिया में क्या होगा सर, ये डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर का, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा बेटा, आ रहा ना बात समझ में, ये नीचे की तरफ आ जाएगा एरिया। तो सर क्लोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मान लेते हैं सिलेंडर रहा बेटा तो इस सरफेस के लिए एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इस सरफेस के लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस सरफेस के लिए कर्व पाथ के लिए सर इसका एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ रहा ना बेटा बात समझ में, या और डिटेल में बताएं। देखिए बेटा इसी तरीका का अगर मान लेते हैं कोई सिलेंडर हो जाए, इस तरह का कोई सिलेंडर हो जाए तो ये 3D मान लेते हैं सिलेंडर हो गया, तो इस वाले एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, और ये सब का डायरेक्शन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिख रहा ना बेटा, परपेंडिकुलर मूव कर रहा ना अगर सिलेंडर हो तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लेते हैं स्फीयर हो जाए तो सर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाएगा। सर क्लोज एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटसाइड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ओपन एरिया में प्रॉब्लम आता है बेटा। ओपन एरिया में क्यों प्रॉब्लम आता है, अभी सपोज इसी को लेकर के चल रहे हैं बेटा। ओपन एरिया में क्या होगा सर, यहां पे भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। सर ये हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देख लो बेटा ये है ओपन एरिया का है। तो लेकिन सर ओपन एरिया में दो सरफेस होते हैं सर, ये भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देख लीजिए सर कहाँ कहाँ पे होगा ओपन एरिया में बेटा, एक यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो वो आपका देखने का बेटा नज़रिया है कि मान लेते हैं ओपन एरिया में बेटा, ध्यान से देखिए, अगर ओपन एरिया में अगर आप इधर से देख रहे हैं, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा बेटा। अगर ओपन एरिया में आप अगर इधर से देख रहे हैं बेटा तो आपका एरिया इधर आ जाएगा। समझ में आए ना। ओपन एरिया में दो डायरेक्शन पॉसिबल है, आउटवर्ड सर उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। देख लीजिए सर आउटवर्ड का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। अगर आप इधर से देखिएगा तो एरिया वेक्टर इधर, अगर हम इधर से देखेंगे तो मेरे तरफ एरिया वेक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया। दो तरह का एरिया होता है, ओपन एरिया, क्लोज्ड एरिया। हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 3D में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अंदर में कभी होगा नहीं और हमेशा होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाहर, परपेंडिकुलर बाहर, परपेंडिकुलर बाहर, परपेंडिकुलर नीचे। तो सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं क्लोज एरिया में, लेकिन ओपन एरिया में दिक्कत हो जाता है, बिकॉज यहां पे दो सरफेस है तो ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है और ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा कि आपका व्यू किस साइड है। आप अगर इधर से देखिएगा तो ये वेक्टर और उधर से देखिएगा तो ये वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसका बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हटाइए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया को हम लोग अब हटाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया को हटा देते हैं बेटा। ऑलवेज क्या होगा बेटा, ऑलवेज सर होगा परपेंडिकुलर। ऑलवेज क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गया, तो अब ये एलिमेंट का परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा सर, ऊपर के तरफ। तो ds तो आपको मिल गया, इस एरिया पे ds तो मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो बताओ तो बेटा इसका एक कॉम्पोनेंट क्या जाएगा सर, ये वाला कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा e cos थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट जाएगा e sin थीटा। तो बताओ बेटा इस सरफेस के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, आप सोच करके बताइए। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, और सिखा रहे बेटा, देखते जाइए। ये इस तरीके से जा रहा था बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा था। आपको क्या बोले थे, पढ़िए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ 4 क्रॉसिंग
परपेंडिकुलर टू सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेकर के आना है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या जाएगा बेटा, देखो तो ये वाला कंपोनेंट जाएगा कि नहीं, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये तो इस एरिया के पैरेलल चला जाएगा ना बेटा, मींस परपेंडिकुलरली लाइंस कौन क्रॉस किया बेटा, ये वाला क्रॉस किया। आ रहा बात समझ में, तो इससे क्रॉस कौन करेगा बेटा, ई कॉस थीटा, और एरिया क्या है डीएस, तो देखो वही है बेटा ई कॉस थीटा इंटू डीएस। आई थिंक क्लियर हो गया कि सर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना चाहिए इस एरिया से। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, इस डायरेक्शन में है, लो ना बेटा एक कंपोनेंट ये ले लो और दूसरा कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल होगा ही, तो ये वाला तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन परपेंडिकुलरली क्रॉस किया बेटा, ये वाला क्रॉस किया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। इट इज द हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब बता सकते हैं, थोड़ा देखिए तो बेटा, अब हम पूछेंगे कि फ्लक्स कितना हुआ। अब बताइए बेटा फ्लक्स कितना हो गया, सर ये सारा फ्लक्स में काउंट होगा कि नहीं, देखो तो बेटा सारा का सारा परपेंडिकुलरली जा रहा है कि नहीं, सारा का सारा कब काउंट होगा। लेकिन देखो तो बेटा अगर इस तरह से क्रॉस होगा तो बताओ तो बेटा कौन कौन काउंटेबल है और कौन काउंटेबल नहीं है, सर 1 2 3, और ये तो काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल चला गया। तो समझ में आ गया बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, सर यही बोलना चाह रहे हैं कि कौन सा लेना है बेटा आपको, परपेंडिकुलरली। देखो तो बेटा 4 का 4 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस किया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई = 4 हो जाएगा सर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेटा ये वाला सारा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सर डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, या बोला जा सकता है कि अगर टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कर दीजिए और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा ई डी एस। तो तरीके से बेटा वेक्टर वेक्टर और डॉट, और अगर डॉट प्रोडक्ट आप हटाइएगा तो यहां से वेक्टर हट जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलरली जाना चाहिए। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, अगर ये भी बोल सकते हैं कि सर काउंट कौन में आएगा, कौन सा काउंट में आएगा, वही काउंट में आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो कितना हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा सर ई इंटू ए। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए बेटा फिर से समझिए, ये वाला समझो बेटा, ये समझिए। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो वेक्टर है बेटा, ये वाला जो वेक्टर गया, ये वेक्टर देखो तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलरली क्रॉस हुआ कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा सर, आप अगर इधर से देखिएगा सर तो इसका एरिया वेक्टर भी यही जाएगा कि नहीं, मतलब सर काउंट तो वही हो रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। देखो ये एरिया है, हम बोलेंगे एरिया का परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया, ये एरिया है, एरिया का परपेंडिकुलर यही हो गया ना, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, फिर से बोल रहे हैं, ये एरिया है तो ये एरिया का परपेंडिकुलर क्या हो गया सर, एरिया का परपेंडिकुलर ये हो गया, लेकिन हम बोलेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा सर, यही डायरेक्शन होगा। तो देखो तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये सरफेस का परपेंडिकुलर तो यही है ना बेटा, लेकिन एक लाइन और है, सरफेस का परपेंडिकुलर ये वाला है, लेकिन अगर बोल दे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर मान लेते इस तरह से है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया सर, ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, दोनों देखो तो आपस में परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, और कॉस थीटा परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है 0। और ऐसे भी आपको समझ में आ रहा, ये एरिया है, ये एरिया का परपेंडिकुलर क्रॉस होना चाहिए, ये तो सर पैरेलल भाग रहा, ये जब पैरेलल भाग रहा तो इसका कोई सा भी कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला भी देखो बेटा, ये साफ शो कर रहा है कि ये पैरेलली जा रहा, ये सरफेस का ये सरफेस है और ये सरफेस का इस तरीका से पैरेलली जा रहा, इस तरीका से पैरेलली जाएगा तो कोई भी कंपोनेंट इसका ऊपर आएगा बेटा, सोच के देखो ना, ये वाला सरफेस है और कोई इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर इस तरीका से जा रहा इधर वे में, तो जब इस तरीका से जा रहा तो इसका कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं आएगा, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ये सरफेस से पैरेलल सट करके जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा।
आई थिंक बहुत डील किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा गॉस इसी पे पूरा डिपेंड करता है। और अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ाएंगे आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सारा का सारा मैटर को समझ में आ चुका है। ठीक है सर, फ्लक्स कैसे निकालेंगे ये क्लियर हो गया बेटा। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखो बेटा। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये तो आपको भी पता चल रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अभी क्या बोले थे, 4 5 2 3, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब सुनो बेटा, ये आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव होता है और इनवर्ड के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। सर ये कैसे एक्सप्लेन करिएगा, आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव होता है और इसके लिए निगेटिव होता है, बताए बेटा। देखिए ध्यान से, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर इसी से क्रॉस कर रहा बेटा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब ये इंटर किया बेटा, जब ये फ्लक्स इंटर किया, तो ये फेस वाले का डायरेक्शन क्या था, मेरे तरफ डायरेक्शन था इनवर्ड, अंदर गया है फ्लक्स, अंदर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ तो बेटा, अंदर जब जा रहा तो ये एरिया मिला, और ये एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये एरिया का डायरेक्शन आपके तरफ, ये एरिया का डायरेक्शन इधर जाएगा ना, आपके तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा ना बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, नंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से अंदर जा रहा और एरिया वेक्टर बाहर जा रहा, तो दोनों के बीच में थीटा कितना आया बेटा, दोनों के बीच में सर थीटा आया 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है बेटा, -1। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों निगेटिव हो रहा, ये सर समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, अब यहां से, अब ये इसे समझिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जा रहा था, या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जा रहा था, और एरिया वेक्टर बाहर के तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, 180 डिग्री। अब जब ये बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब इधर जा रहा है बेटा, तो इस वाले एरिया के बारे में सोचे, इस वाले एरिया के बारे में, ये एरिया कहां जाएगा बेटा, उसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया सर, अब सर क्लियर हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा, cos 0 डिग्री होता है 1। क्लियर हो गया ना। देखो फिर इंटर कर रहा, जैसे इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर इंटर करने वाला के लिए इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। जो एग्जिट हो रहा उसका भी एरिया वेक्टर उधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी उधर जा रहा, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा, क्यों आउटवर्ड को पॉजिटिव बोले और इनवर्ड को निगेटिव बोले, cos 180 डिग्री के कारण और cos थीटा के कारण। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब चलिए, अब देखो थोड़ा सा बेटा, और इसमें कॉन्सेप्ट और लेकर के आते हैं मैथमेटिकली। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया सर। पॉइंट नंबर 2 को देखिए बेटा, अगर इस तरीका से मान लेते हैं कि एक 2D एरिया है, एक इस तरीका से 2D आपका एरिया है, ठीक है बेटा, ये एक 2D एरिया है, और हम अगर इधर से देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से क्रॉस हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से क्रॉस हो रहा है, तो जब आप इधर से देखिएगा तो एरिया वेक्टर भी इधर चला जाएगा बेटा, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो बेटा, E इंटू ए। सर ये भी कैसे आया होगा पता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, देखते जाइए बेटा, E डॉट डी ए तो बराबर क्या हो जाएगा, E डी ए कॉस थीटा। अगर E कांस्टेंट है तो E बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस, और अगर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री, तो क्या हो गया बेटा, E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब E इंटू टोटल एरिया। आई थिंक ये आ जाएगा सर, यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ए, और आई थिंक यही मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री पे ही 1 आता है, और वही मैक्सिमम क्वांटिटी होता है। इस साइड के लिए सोचो बेटा, इस साइड से अगर तुम देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में क्या होता है बेटा, cos -1 मतलब -E है। आगे बात समझ में, मतलब मैक्सिमम मिनिमम यही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो सर यही ई है, ये भी ई है, लेकिन समझ में आ गया ना कि इसका मैक्सिमम क्वांटिटी के cos थीटा का cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 होता है, और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो एक मैक्सिमम हो जाएगा, एक मिनिमम हो जाएगा। और ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर ये भी समझ में आ गया। तीसरा देखिए बेटा, अगर सरफेस इस तरह से प्रेजेंट हो, मतलब सरफेस देखो बेटा लेटा हुआ है, सरफेस इस तरीके से अगर प्रेजेंट हो, सरफेस इस तरह से प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से क्रॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बात को क्या बोलना चाह रहे हैं। ये वाला बेटा, ये वाला देखिए,
ये वाला, ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे सरफेस से सट करके, ये बेटा ये इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, देखिए ये इस तरीके से, अब इस तरीके से क्रॉस हो रहा है और ये इस तरीके से लेटा पड़ा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा सर, ऊपर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों के बीच में थीटा कितना आ गया सर, थीटा 90 डिग्री आ गया, और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, मतलब फ्लक्स कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आराम से बात समझ में आ गया, ठीक है बेटा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, और एक एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर कुछ एंगल के साथ जा रहा, तो एक कंपोनेंट तो हो गया ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया यहाँ पे ई साइन थीटा। अब आप ही बताओ कि ये सरफेस का परपेंडिकुलर कहाँ चला जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा, तो ई साइन थीटा ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना बेटा। ई देखो बेटा ये वाला डायरेक्शन था, तो ये हो गया ई कॉस थीटा, ये तो सरफेस से सट गया, लेकिन ई साइन थीटा देखो तो बेटा इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ई साइन थीटा, मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई साइन थीटा, और क्या हो जाएगा बेटा इसका एरिया वेक्टर। तो कोई कॉस साइन रटिएगा मत, आप ये देखिए कि सर आपको क्या लेना है, फाई बराबर ई डॉट ए, दोनों वेक्टर लगाइए, ई ए कॉस थीटा। अब बस आप ये एक बात दिमाग में रखिएगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया, बस ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया, बस ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी होगा तो सर देखिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर, तो आपको कौन सा एंगल लेना है बेटा, यही वाला एंगल लेना है। आई थिंक क्लियर हो गया, ये समझ में आया ना, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा वाला बेटा, ये दोबारा बता दे, कंफ्यूज मत होइएगा। देख लो बेटा ये वाला है, ये कंडीशन है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इससे, तो एक कंपोनेंट तो सो जाएगा बेटा इससे, जो सो गया मतलब वो पैरेलल की तरफ चला गया, और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा कि नहीं। तो अब देखो तो बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलरली कौन जा रहा, ई साइन थीटा, क्योंकि थीटा आप यहां से लिए हैं, अब ऊपर से थीटा लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, ई कॉस थीटा। अब ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, ये सब में मत उलझोगे कि अगर यहां पे थीटा लगा देते तो ये ई कॉस थीटा हो जाता, अभी यहां से थीटा लगा है तो ये क्या हो जा रहा, ई साइन थीटा। तो सर यही वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर यही निकल रहा, या इसी तरफ से एरिया वेक्टर भी है, और यही क्या है बेटा, ए साइन थीटा। आई थिंक सर बहुत कुछ क्लियर कर दिया बेटा इसमें। चलिए ये साइन थीटा दूसरा वाला भी क्लियर हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा बेटा, है तो स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा जल्दी बता देते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, देखिए बेटा इसका यूनिट, तो फाई बराबर यूनिट बराबर क्या हो गया बेटा, ई और ए, ई का क्या होगा बेटा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक यूनिट और बताए थे, याद रखना बेटा, ई का एक और यूनिट बताए थे वोल्ट पर मीटर, और हम बोले थे कि आगे एक्सप्लेन कर देंगे, उसको भी देख लो बेटा, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो देखो तो क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये सर यूनिट हो गया। और डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन बताइए क्या होगा, न्यूटन का क्या हो जाएगा बेटा mL/t-2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, और कूलम का क्या हो जाएगा बेटा A/t। तो क्या हो जाएगा बेटा डायमेंशन m, L का पावर 3, L1 L2 3, और T का पावर भी कितना हो जाएगा -3, और A का पावर क्या हो जाएगा बेटा -1। ये हो गया फ्लक्स का डायमेंशन। कई बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए आपको डील कर रहा है, यूनिट डायमेंशन सब कुछ पूछता है बेटा। तो ये क्लियर हो गया बेटा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 180 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन हो गया। सर सब कुछ क्लियर कर दिए। चलो बेटा फ्लक्स में सर सारा का सारा ये मैटर क्लियर हो गया। अब देखो तो बेटा एक टॉपिक रख रहे बेटा, डिपेंडेंसी। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडेंसी इसकी क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी देखिए बेटा, फ्लक्स बराबर क्या हो गया सर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, आता कहाँ से है सर, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, लिख दो बेटा ई डॉट डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिए, फ्लक्स का फाई, इसका क्या हो जाएगा बेटा ई डी एस कॉस थीटा। अगर ई यूनिफॉर्म हो तो ई बाहर निकल जाएगा, और अगर थीटा 0 डिग्री हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा एस, मतलब ई इंटू ए।
कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, आप सोच करके बताइए। सबसे पहले फ्लक्स डिपेंड कर रहा है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, याद है ना, ईएफएल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा सर, एरिया पे डिपेंड कर रहा। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा, थीटा पे डिपेंड कर रहा। थोड़ा सा डिटेल वे में जाए बेटा, और आ जाओ। यहां पे एक चार्ज है Q, देखिए तो बेटा, देखिए ध्यान से, अगर Q है तो ये चारों के चारों तरफ फ्लक्स जाए, इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा। अब बताइए तो बेटा, ये वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम। कोई दिक्कत है, देखिए ना बेटा, ये वाला जोन में कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना लाइन्स हो गया। लेकिन इधर देखिए तो बेटा नंबर ऑफ लाइन्स कम होते जा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मीन्स यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा और यहाँ पे फ्लक्स कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स कहाँ ज़्यादा हो गया, 1 2 में सर, φ1 इज ग्रेटर देन φ2। ये क्या हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से डील कर दिए बेटा, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो आपका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। दूसरा देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। मान लेते हैं बेटा कि एक एरिया छोटा लिए और एक एरिया बड़ा ले लिए, ये 1 है, ये 2 है। तो अब बताइए इससे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हुआ, 1, और यहाँ पे 1 2 3 4। मतलब अगर आप एरिया ज़्यादा कर दिए, तो आपका फ्लक्स भी ज़्यादा हो गया कि नहीं बेटा। मीन्स अगर आप एरिया ज़्यादा कर दीजिएगा तो आपका फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करेगा। और थीटा का एग्जाम्पल देखिए बेटा, और थीटा का आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखो बेटा, थीटा का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, थीटा का एग्जाम्पल भी देख लीजिए किस तरीका से थीटा है। देखो बेटा, ये क्या बना रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा एरिया, देखना तो बेटा एरिया में क्या हो रहा, कितना हो गया बेटा, ये एरिया हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा क्या है बेटा, ई और ए का सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी मिलेगा कि नहीं बेटा। अब अगर यही एरिया को, सेम एरिया को अगर हम टिल्ट कर दे बेटा, सेम एरिया को टिल्ट कर दे, तो पहले कितना क्रॉस हुआ, 1 2 3 4, अब कितना क्रॉस हो रहा बेटा, 1 और 2 क्रॉस हो रहा था। ठीक है बेटा, तो मतलब समझ में आ गया ना कि देखो तो जैसे एंगल कुछ देना शुरू किए, अब दिख रहा ना बेटा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे था। कैसे सर 0 डिग्री बोल सकते हैं, देखो तो बेटा, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपका एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। अब आप कुछ एंगल पे ला दिए, 45 डिग्री के एंगल पे, देखो तो बेटा जस्ट आधा होने लगेगा कि नहीं। मतलब सर यहाँ पे थीटा क्या हो गया, बढ़ गया। अगर थीटा बढ़ गया तो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गया बेटा, कम हो गया। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी आपका कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लेते हैं एरिया सर ऐसे हो गया, एरिया ऐसे हो गया, तब तो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लक्स ही 0 हो गया। क्यों, चूंकि ये सरफेस से सट के जा रहा है बेटा, ये सरफेस से सटते हुए पास हो रहा, क्रॉस नहीं हो रहा बेटा, सट, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इसका ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में फ्लक्स क्या हो जाता है बेटा, पूरी तरीके से सर 0 हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिख गया ना बेटा डिपेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया का एंड थीटा का। चलिए सर ये वाला भी डील हो गया बेटा। अब आगे बताइए, अब देखिए बेटा कुछ आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस करिए। देखो तो बेटा, देखो ध्यान से, देखो बेटा ये एक एरिया था इस तरीका से, और इसका रेडियस क्या था बेटा, इसका रेडियस था r। कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया क्या था बेटा, r। और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं बेटा, आइए इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, ठीक है। इसका एरिया है इस तरीके से है, इस तरीके से 3D में है, एरिया है। और बताओ बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो हम पूछ रहे हैं फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा। इसका एरिया ए है या आर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, आराम से कर लेंगे। ई डॉट ए दोनों वेक्टर, तो कितना हो जाएगा सर, ई ए कॉस थीटा। तो सर ई का तो ई एरिया का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना हो गया सर 60 डिग्री। यही आंसर हो गया सर, ई आई पाई आर स्क्वायर। और कॉस 60 कितना होगा सर, कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2, मतलब ई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में यही प्रेजेंट था। इज इट राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत हुआ,
सर एग्जैक्टली गलत हुआ है ये। क्यों? क्योंकि सर जब ये इस प्लेन में है तो एरिया वेक्टर तो सर ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर तो ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर और क्या बताए थे सर, ई ए कॉस थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा ना। आया बात समझ में? तो cos 60 नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा √3 πr²/2। कोई दिक्कत नहीं है। मेथड नंबर 2 देखना चाहते हो तो ये भी देख लो। अब बोलना बेटा ये जो ई हो गया, ये जो ई हुआ आपका, ई का 2 कंपोनेंट हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, ई cos 60 डिग्री, ई cos 60 डिग्री, और ये क्या हो गया बेटा, ई sin 60 डिग्री। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, ई cos 60 या ई sin 60? अरे ई cos 60 तो सरफेस से सट के जाएगा, सरफेस को चीरता हुआ कौन सा जाएगा सर, ई sin 60। तो फ्लक्स बराबर लिख दो बेटा, ई sin 60 इंटू एरिया, मतलब कितना हो गया, ई sin 60 मतलब √3/2 इंटू एरिया कितना हो गया बेटा, πr²। देखिए ना कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा बेटा यूज करना है माइंड भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगर एक रेक्टेंगल है बेटा, एक रेक्टेंगल है, ध्यान रखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के चार्ज क्यू रख दिए, तो हम बोल रहे हैं कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। मतलब अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो ये वाला देखिए बेटा कि यहाँ पे क्या काम किया है बेटा, यहाँ पे प्लस क्यू रख दिए हैं। अब बताओ सरफेस पे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। सर देखिए ना, फ्लक्स जो लाइन जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चारों तरफ जाएगा। क्या इस सरफेस को चीरता हुआ कोई इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स गया बेटा, इसको परपेंडिकुलरली कोई क्रॉस किया, कोई क्रॉस नहीं किया सर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, 0। समझ में आया ना, चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सब सरफेस से सट के जा रहा है ना बेटा, 2D है, इसीलिए पहले बोल दिए थे कि ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से क्या होगा, सारा का सारा पैरेलल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए बेटा, एक और क्वेश्चंस करा दे, एक और क्वेश्चन कर लो बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करें, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस सबको हटाइए। देखिए एक और क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है सर। अब बताना बेटा कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। अगर इसका रेडियस r है तो सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा E इंटू ए, मतलब E इंटू πr²। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर यहीं पे अगर हेमी स्फेरिकल मिल गया आपको, तो अगर हेमी स्फेरिकल इस तरीके से मिल गया तो बेटा हेमी स्फेरिकल के थ्रू कितना जाएगा बेटा। अभी हम ये नहीं आपसे पूछ रहे, हम पूछ रहे फ्लक्स कितना जाएगा। देखो बेटा एक होता है फ्लक्स इन और दूसरा होता है फ्लक्स आउट, वो आगे चलेंगे। देखो तो बेटा इससे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा बेटा, जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हुआ, इससे क्रॉस हुआ कि नहीं, इससे क्रॉस हो गया तो ये वाला सरफेस है तो सर क्रॉस हो ही रहा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा E इंटू ए, मतलब E इंटू πr²। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते सर एक सरफेस इस तरह का रहा, इस तरीका का रहा और ये वाला शेप है बेटा, तो बताओ इससे कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इन आउट की बात भी नहीं कर रहे हैं सर, जो अंदर जाएगा वो बाहर भी तो निकलेगा। हम इस सरफेस का एरिया वगैरह इरेगुलर सरफेस का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एरिया तो आप निकाल सकते हो ना बेटा। इसका तो बहुत सिंपल हो गया, कितना हो जाएगा E इंटू ए, और डायरेक्शन भी सब दिख रहा है ना, ये भी एरिया बाहर की तरफ, ये भी एरिया बाहर की तरफ, ये भी एरिया बाहर की तरफ, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है तो क्या हो जाएगा E ए मीन्स E πr²। समझ में आया। हम इरेगुलर सरफेस का तो एरिया नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इसका एरिया निकालना मेरे लिए आसान था कि नहीं सर। तो जो इसके थ्रू क्रॉस होगा वो इसके थ्रू भी क्रॉस होगा, तो सर हम इसके थ्रू क्रॉस, क्योंकि आपने सिर्फ फ्लक्स पूछा है, अभी आप फ्लक्स इन फ्लक्स आउट वो बाद की बात है। अभी हम सिंपल सा बात पूछ रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा। सर इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वही इसके थ्रू भी होगा, क्योंकि जो लाइन अंदर जाएगा वही लाइन बाहर भी जाएगा, तो आंसर क्या हो गया बेटा E इंटू πr², E इंटू πr²। ठीक है बेटा। और अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस में चलते हैं, अभी क्वेश्चंस कराते हैं बेटा।
एलिमेंट्री फ्लक्स क्या होता है बेटा, ई डॉट डी एस। और अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, या डी एस के जगह पे आप क्या कर दोगे बेटा, डी ए कर दोगे, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। और जैसे आप यहाँ से वेक्टर हटाओगे तो बेटा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इफ ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ई को क्या करेंगे बेटा, बाहर निकाल देंगे, और जब बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई ए। शॉर्ट में ये जान सकते हो कि फ्लक्स बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट मींस दैट ई ए कॉस थीटा। लेकिन आपको बताया था ना बेटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया, उसके बीच में है बेटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा इसको और भी एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये सरफेस है ना, और ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इसका एक और नाम है बेटा, फ्लक्स को डायरेक्टली एक लाइन में डिफाइन किया जाता है, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सरफेस आ गया और ये इंटीग्रेशन आ गया, तो इसलिए इसको जोड़ के बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर लाइन रहता तो बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या था, सरफेस था, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ही बताओ बेटा, ये वाले फार्मूला से ई ए कॉस थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ, अगर ऑलरेडी डिस्कस करती है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया तो ई ए, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो माइनस ई ए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0। तो देखो तो बेटा, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा, 0 में इक्वालिटी लगा है, 90 में इक्वालिटी नहीं लगा है, तो फ्लक्स क्या निकलेगा बेटा, पॉजिटिव निकलेगा। और देखो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 90, 0 और 90 के बीच में क्या होता है बेटा, क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। और थीटा एग्जैक्ट 90 पे क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, और थीटा 90 से ग्रेटर जब होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आकर के अपना क्या वैल्यू देता है बेटा, निगेटिव वैल्यू देता है। सर क्लियर हो गया, पूरा का पूरा स्टेप क्लियर हो गया बेटा ऊपर का। अब ऊपर का मिटाते हुए चलेंगे, अपने आप नीचे समझ में आने लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में है, पढ़िए बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई, क्या गिवन कर रहा है बेटा, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन गिवन बाई ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर क्या हो गया है, ई वेक्टर बराबर 3/5 ई नॉट इंटू आई वेक्टर प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, और ई नॉट का वैल्यू दे दिया है, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब आगे सुन देखिए, फाइंड फ्लक्स लिंक विथ ए रेक्टेंगुलर सरफेस, सरफेस कैसा है बेटा, रेक्टेंगुलर है, ऑफ एरिया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सॉरी 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब सोचिए एरिया कहाँ पे है बेटा आपका, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन में है। मतलब अगर सर ये x है, ये y है, ये z है, तो आपका समझो बेटा, ये x, ये y और ये z, मतलब y z प्लेन में ऊपर भी आना चाहिए और आपके तरफ बोर्ड से बाहर भी निकला होना चाहिए। तो ये वाला डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, ये देखो तो बेटा, आई थिंक सब ये रेक्टेंगुलर है, सॉरी ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल सरफेस ऑफ एरिया, रेक्टेंगल सरफेस जिसका एरिया डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो बेटा, क्या ये वाई जेड का पैरेलल आ गया कि नहीं, एक्स इधर, वाई इधर, जेड आपके तरफ, तो ये वाला जेड का पैरेलल होगा बेटा वाई जेड प्लेन कौन सा हो जाएगा ये, और इसके पैरेलल आपको रखना है एरिया को। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब बताओ बेटा, जब एरिया को इस तरह से रखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, सर एरिया का डायरेक्शन 2 हो सकता है, क्योंकि आप क्या हो गया बेटा, देखो यही वाला प्लेन है बेटा, ये है वाई जेड प्लेन। कैसे सर, ये y हो गया और ये z हो गया, और आपका रेक्टेंगुलर सरफेस इस वे में रखा हुआ है, तो इसका एरिया या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, दोनों तरफ एरिया हो सकता है। ठीक है सर। अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा 0.2 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन बताओ बेटा, इसका डायरेक्शन होगा आई कैप। कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस आई कैप में भी हो सकता था, एग्जैक्टली हो सकता था, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई जेड बोला है, ये नहीं बोल रहा है कि अलोंग द एक्स एक्सिस। अभी बोल देता है ना कि पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब एग्जैक्टली ये होता है। अभी ये भी हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो देखो तो बेटा, फाई बराबर अभी क्या जस्ट बताए थे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई वेक्टर कितना आ रहा है बेटा, बोलिए 3/5
ई नॉट इंटू आई वेक्टर प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे वेक्टर, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए 0.2 मीटर स्क्वायर, तो आपको पता ही है इंटू आई। तो आपको पता है ना बेटा डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, आई डॉट आई क्या होता है 1 और जे डॉट आई क्या होता है बेटा 0। तो ये इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 ई नॉट इंटू 0.2। यही आपका आंसर आ गया बेटा। क्या आपका फ्लक्स का आंसर आ गया, देख लीजिए आपका सर फ्लक्स का आंसर यही है 3/5 ई नॉट इंटू 0.2। सर यही आपका आंसर है 3/5 ई नॉट इंटू 0.2। मल्टीप्लाई करना है बेटा 3/5 ई नॉट का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा बेटा 326 इंटू 326 और ये हो जाएगा 0.3, दिख रहा है ना 0.6। चलो इसको कैलकुलेट आप कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 326 1.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो जाएगा बेटा मीटर में। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कट कुट करना है कट कुट कर लो। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 0.24 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई करना है तो 2.4 के भी ला सकते हैं सर, आसान सा कैलकुलेशन था। अब ये बात बताइए बेटा कि ये तो सर समझ में आ गया। अच्छा ये आंसर माइनस भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि आप ये भी तो ले सकते थे ना -0.2 सर, चूंकि आप तो ये बोले हैं पैरेलल टू वाई जेड में तो उधर भी एरिया हो सकता है और इधर भी हो सकता है। आप ये नहीं बोले एलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तभी आंसर ये हो जाता। अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता तो माइनस भी हो सकता था। तो आपके पास ऑप्शन एक ही प्रेजेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़े। अब लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन एक डायरेक्टली भी कर सकते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक 3/5 ई नॉट आई, एक 4/5 ई नॉट जे। 4/5 ई नॉट जे का मतलब क्या होगा बेटा एलोंग द, अगर जे की बात समझोगे तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर के डायरेक्शन में था। एक मिनट बता रहे बेटा, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला था, ये था क्या बेटा 3/5 ई नॉट आई, और एक था बेटा ये वाला डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में। तो जब एरिया है, एरिया का परपेंडिकुलर तो इधर ही जाएगा। मतलब कौन सा कंपोनेंट आपको लेना था 3/5 ई नॉट वाला। क्या ये कंपोनेंट कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि क्या ये सरफेस को क्रॉस करता हुआ आगे निकला है बेटा? नहीं सर। कौन क्रॉस करता हुआ आगे निकला है परपेंडिकुलरली? ये। तो डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि 3/5 ई नॉट, देख लो बेटा डायरेक्टली बोल सकते थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट 3/5 ई नॉट यही कंट्रीब्यूट करेगा, और इनटू क्या हो जाएगा सर इसके साथ एरिया। तो 3/5 ई नॉट का वैल्यू इंटू एरिया का वैल्यू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2-3 तरीके से बता दिए, इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन कर भी चुके बेटा, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। चूँकि हम बार बार अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में आपको बताते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन स्किप मत करिए। अभी प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन वो आपको आदत सा हो जाएगा, और आप मेरे साथ 10 क्लास 20 क्लास बने रहोगे तो हमको हमेशा आदत होता है कि आंसर तक पहुंच जाना। तो ये बात हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करिए फिजिक्स का, आंसर जरूर निकाल करके उसका फाइनल आंसर लेकर के जाइए, क्योंकि आपको 10⁻³ वाले सब आंसर को टिक करना पड़ेगा OMR सीट में। वो 10⁻7 के साथ ही आता है जनरली क्लास 12 में। क्लास 11th में 10⁻ वाला टर्म्स थोड़ा कम होता है, लेकिन क्लास 12 में तो 90% आंसर मल्टीप्लाई बाई 10⁻ समथिंग। क्यों? चूँकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को डील करते हैं, प्रोटॉन को डील करते हैं, उन लोगों का मास काफ़ी कम होता है, चार्ज 10⁻−19, मास 10⁻−31, तो सारा छोटे से टर्म है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। थोड़ा सा देखिएगा बेटा, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका यूनिफॉर्म का कंडीशन आ रहा है बेटा। तो बताओ तो बेटा कितना सरफेस लिंक होगा। आपको जो नंबर बता रहे हैं वो ध्यान से रखना बेटा। आगे वाले सरफेस को 1 तो पीछे वाले सरफेस को 2, ऊपर वाले को 3 तो नीचे वाले को 4, और इधर 5 तो इधर 6। मतलब 6 तरीके से लिंक। चूँकि सर सरफेस क्यों लिए? चूँकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था बेटा E.A बराबर क्या हो जाएगा EA cos थीटा। तो आपको हमेशा एरिया के टर्म में देखना पड़ेगा। तो बताओ तो बेटा पहला लिंक से 5 1 के वजह से क्या हो जाएगा फ्लक्स 5 1। सोच समझ में आ रहा 5 1। अगर ये क्यूब मान लो बेटा थोड़ा देर के लिए, अगर ये आप क्यूब मान लो
तो ये वाला सरफेस φ1 के इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बेटा, या इस तरीका से लेना तो इस तरीका से ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में जा रहा है, देख लो ये क्यूब नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लो। तो देखो बेटा ये वाला सरफेस इधर जा रहा है, तो बताइए सरफेस 1 इसके जूम किए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल हो गया बेटा सर 90 डिग्री का एंगल हो गया, और 90 डिग्री का एंगल हो गया तो फ्लक्स इसके थ्रू क्या हो जाएगा बेटा 0, 1 के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा। लीजिए सर 0। अच्छा इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड वाला देखिए बेटा, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर किधर जाएगा बेटा, इधर की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब 1 और 2 दोनों के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा 90 डिग्री। फिर से समझा, ये एरिया है फर्स्ट सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर आपके तरफ, इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका भी देखो तो थीटा 90 डिग्री, इसका भी देखो तो थीटा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सरफेस थर्ड ऊपर वाला है, जब ऊपर वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उधर जा रहा, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखो तो ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, और नीचे वाला सरफेस के लिए भी देखो तो कितना हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया सर। थर्ड और फोर्थ में भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 हम आगे वाले को लिए बेटा इसको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के डायरेक्शन में है, एरिया भी इधर के डायरेक्शन में है, तो अब दिख रहा है ना बेटा एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। लेकिन इस सरफेस के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है इधर इस साइड में, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। पूरी तरीके से समझा दिए बेटा, एक बार रिकॉल करके देख लोगे। 510 क्यों, क्योंकि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और जस्ट इसके पीछे वाला भी क्या हो जाएगा बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री। 5 बराबर कितना हो गया बेटा 0, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस है, और ऊपर वाला सरफेस का एरिया कहाँ जाएगा बेटा E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है ये, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले का एरिया कहाँ जा रहा है आपके तरफ, देखो बेटा ये बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया, ये बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि 2D में था। 1 वाला आपके तरफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो थर्ड वाला का भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और इसके नीचे वाला तो आपको समझ में ही रहा होगा बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री। नीचे वाला का एरिया कहाँ जाएगा, नीचे देखो इस सरफेस के लिए एरिया कहाँ जाएगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर, हाँ थीटा 5 कितना हो गया देख लीजिए बेटा, इधर एरिया वेक्टर इधर 5 के लिए E और A के बीच में थीटा बराबर कितना हो गया सर 0 डिग्री, तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा EA, देखो ना cos 0 डिग्री पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से सॉरी फ्लक्स, ये फ्लक्स 6 बराबर कितना हो जाएगा, देखो बेटा इस सरफेस के लिए एरिया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री -1 होता है, तो मतलब माइनस इंटू A, थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा सर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या हो गया 0 0 0 0 प्लस ई ए और माइनस ई ए, कट करके 0 हो गया कि नहीं बेटा, मतलब टोटल फ्लक्स लिंक्ड क्या होगा बेटा इसके थ्रू 0 होगा। लेकिन एक बात मेरा समझिएगा, क्या फाई इन 0 हुआ, नो सर, फाई इन तो कितना हो गया सर फाई इन माइनस ई ए, और बताए थे बिना फ्लक्स इनवर्ट जो जाएगा वो माइनस होता है, देख लीजिए था बेटा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। क्या इसका फ्लक्स एग्जिट है, फ्लक्स आउट है, यस सर फ्लक्स आउट भी है ई ए, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया सर, ओवरऑल 0 हो गया। ओवरऑल 0 का मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स इन नहीं है और फ्लक्स आउट नहीं है, दोनों मिल करके क्या कर दिया बेटा 0। क्यों 0 कर दिया, क्योंकि सर जो आया वो बाहर भी निकला, तो जितना फाई इन उतना ही फाई आउट, और फाई इन निगेटिव में और फाई आउट पॉजिटिव में, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया बेटा ये। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी एक कॉन्सेप्ट इसको और आगे बनाएंगे भी आपका। एक तो समझ में आ गया लिंक थ्रू क्यूब के चलते क्या हो गया बेटा 0 हो गया, क्यूब के चलते हो गया 0। अब ये क्वेश्चन को देखो बेटा, कौन सा क्वेश्चन है इसी को देख लेते हैं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ L इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दीजिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक सिलेंडर को प्लेस करिए जिसका रेडियस r है, लेंथ L है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट फ्लक्स लिंक विद द सिलेंडर। अब यहाँ पे टोटल नहीं पूछ रहा है, नेट बोल रहा है बेटा, तो नेट हो गया या टोटल हो गया अभी एक ही बात है। हालांकि एक फार्मूला आपको हम और देंगे जो समझा देंगे, पहले टोटल ही मान के चलिए ना, अभी हम इसको टोटल बोल रहे हैं, फाइंड टोटल फ्लक्स। और सिलेंडर आपका इस तरह से बेटा, यह ध्यान रखोगे, गॉस थ्योरम इसका काफ़ी यूज होगा।
गॉस थ्योरम इसका काफ़ी यूज होगा। तो चलिए अब जो फ्लक्स, अब यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर समझ में आ रहा है ना, ये तरीका सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर में कितना सरफेस हो गया बेटा, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। अब बोलोगे सर ये, अरे ये 2 सरफेस पूरा कर्व्ड हो गया, 1 वाला क्या हो गया बेटा इस तरह से, 2 वाला क्या हो गया सर इस तरीका से, और 3 वाला क्या हो गया बेटा ये वाला पूरा का पूरा कर्व पोर्शन। तो ठीक है बेटा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या हो गया, अगर मान लेते इसका रेडियस r है तो देखो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो इधर जाएगा। देखो ना सिलेंडर है तो एरिया वेक्टर मेरे तरफ आएगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब थीटा तो हो गया 180 डिग्री, और क्या हो जाएगा फार्मूला बेटा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब माइनस आ गया E इंटू एरिया क्या हो गया बेटा पाई r स्क्वायर, चूंकि रेडियस दे दिया था इसका r। फाई टू कौन सा सरफेस लिए हैं, अच्छा ये वाला फाई 2 लिए हैं, तो ये वाला फाई 2 के लिए, अच्छा सॉरी ये है आपका 3 और ये वाला है आपका 2, तो फाई 2, चलो फाई 2 अभी निकालेंगे, फाई 3 देख लीजिए, फाई 3 के लिए फिर से बेटा एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया सर, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो देखो तो बेटा E इंटू ए हो जाएगा कि नहीं, मतलब पॉजिटिव में E इंटू पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और फाई 2 का सर कर्व पोर्शन के साथ क्या होगा, जो कर्व पोर्शन है बेटा वो कर्व पोर्शन का एरिया कहाँ जाएगा सर, हमेशा परपेंडिकुलर। ये देखो ना बेटा कुछ बनाना आसान नहीं होगा, ये देखिए इसका हमेशा आप एरिया देखिएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ऑलवेज। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इधर डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर यहाँ, तो थीटा बराबर क्या हो गया बेटा 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर हो गया आपका 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो गया 0, फ्लक्स हो गया 0। अगर आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वाला देखिए बेटा, मान लेते हैं इसी को सिलेंडर बना दिए हम, लीजिए सिलेंडर बना दिए, तो सिलेंडर में कहीं भी जाओगे बेटा देखो तो परपेंडिकुलर, देखिए तो परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, कहीं पे भी सरफेस पे जाओगे तो इसका परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड में सर यहाँ पे गए तो साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है ना, देखो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये देखो तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, जहाँ पे भी जाओ परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो मैं समझ में आपको आ गया होगा बेटा कि इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, देख ले बेटा जोड़ करके, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0, मतलब फाई टोटल कितना हो गया बेटा 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसके थ्रू भी 0 हो गया बेटा, ध्यान समझ में आ रहा। अभी जस्ट क्या बताया बेटा, एक क्यूब बताए और क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0 बताए। अभी एक सिलेंडर लिए, सिलेंडर के थ्रू भी टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा एक लाइन आया था बेटा नेट फ्लक्स, अभी डील कर देते हैं कि नेट फ्लक्स में क्या करते हैं। नेट फ्लक्स बराबर क्या होता है इससे बेटा, नेट फ्लक्स में होता है फाई आउट माइनस फाई इन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होगा बच्चे बहुत ज़्यादा, फाई आउट माइनस फाई इन, लेकिन इसको मॉडुलस में लेते हैं। अब बता सकते हो क्यों, क्योंकि सर आपको भी पता है ना कि फाई इन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि अंदर घुसने समय इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बना बेटा 180 डिग्री का। तो सर फाई इन निगेटिव होगा, हम क्या किए बेटा इसका मोड लगा दिए और बाहर में माइनस ले लिए। अब अगर मोड नहीं लगाते तो एक माइनस इसके वजह से और एक फाई इन इसके वजह से, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता, इसलिए फाई नेट का एक फॉर्मूला होता है बेटा मोड ऑफ फाई आउट माइनस मोड ऑफ फाई। अगर देखोगे तो बात एक ही है बेटा, टोटल फ्लक्स अगर करोगे तो फाई आउट प्लस फाई इन, और फाई इन अपने ऑटोमेटिकली माइनस दे देगा कि नहीं, और ये क्या दे देगा प्लस देगा, तो देखो तो बीच में माइनस आ गया कि नहीं। तो फाई नेट बराबर लोग ऐसे भी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ फाई आउट माइनस मॉडुलस ऑफ फाई इन, और अदरवाइज टोटल फ्लक्स फाई आउट प्लस फाई इन। फाई इन निगेटिव में आएगा तो अपने आप निगेटिव आ गया कि नहीं। तो बात एक ही है, समझ में आ गया होगा कि सर नेट फ्लक्स बोले या ये बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा, एक वेज वाला प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है ये वेज। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू वेज सोन इन फिगर। इस वेज के थ्रू, वेज समझ में आ रहा है ना, ये वाला स्टेप बेटा ऐसे ऐसे बना के देखा है वेज कैसे होगा, कुछ ऐसे करके होगा ना बेटा। ये देख लो, थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा, समझ में आ गया जाएगा आपको। सर ये वाला इस टाइप का करके यही हो गया वेज, मतलब थोड़ा सा सॉलिड है, ठीक है, यही हो जाएगा वेज, कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ बेटा
अब क्वेश्चन में आइए, इसके पास कितना सरफेस है वेज के पास बता सकते हो? अगर ये ओ है तो इस वेज के पास कितना सरफेस है? सर सबसे पहला तो सरफेस है ए बी सी ओ, ए बी सी ओ एक सरफेस तो हो गया। दूसरा कितना हो गया बेटा? ए बी डी, देखते जाओगे बेटा, ए बी डी मतलब सर ये आगे वाला, और पीछे वाला क्या हो जाएगा बेटा? सी ओ ई, पीछे वाला देखो ना, सी ओ ई पीछे वाला हो गया। कितना हो गया बेटा? एक सरफेस इधर, दूसरा सरफेस इधर, तीसरा सरफेस उधर। अब ये वाला सरफेस देखो बेटा, ये वाला सरफेस का नाम क्या हो गया बोलिए? बी सी ए ई, बी सी ए ई। और कुछ सरफेस हुआ देखो भी ध्यान से, इधर तो वाला एक सरफेस इधर, एक आगे, एक पीछे, एक वेज और एक जो नीचे लेटा पड़ा है बेटा, क्या है बेटा वो बोलना? ए ओ ई डी, ए ओ ई डी। कोई दिक्कत नहीं है, यही 5 सरफेस हो गया बेटा, एक नीचे 2, एक आगे, एक पीछे और एक ये वाला। सर 5 हो गया। अब 5 हो गया, अब ये बताइए कि 5 के लिए कौन कौन सा जीरो हो जाएगा? पहले ये डिसाइड कर लो कि कुछ के लिए जीरो हो जाएगा। कैसे? आप यहीं से समझ सकते हो। ए बी डी, ए बी डी का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, ए बी डी का एरिया वेक्टर इसका जस्ट परपेंडिकुलर होगा बाहर के तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है सर? अब इस तरीका से, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ए बी डी के लिए तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? 0। और सिमिलरली इसके पीछे वाला सरफेस में जाओ तो सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई क्या हो रहा बेटा? उसका एरिया वेक्टर चला जाएगा पीछे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मतलब सर ये भी चला जाएगा 0, ये भी चला जाएगा। थीटा बराबर चूंकि 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर, 2 सरफेस तो आ गया। अब इस सरफेस के बारे में सोचो जो नीचे सोया हुआ है बेटा, जो नीचे इस तरीका से है, ये वाला सरफेस के बारे में, ये वाला सरफेस के बारे में, मतलब ए ओ ई डी। ठीक है बेटा। अब इसका एरिया वेक्टर हमेशा 3D है तो क्या होगा बेटा? बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, और इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या बोले थे? आउटवर्ड जाएगा। 3D है बेटा, क्लोज वॉल्यूम है, तो क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब ए ओ ई डी, मतलब ये वाला सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा? नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर। मतलब सर ये भी हो जाएगा 0। मतलब जो फ्लक्स निकलेगा सर, ये या तो फ्लक्स ए बी सी ओ से निकलेगा, इसमें से तो बहुत आराम है कि ये तो एकदम आराम से निकलेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सरफेस दिख रहा है ना एकदम परपेंडिकुलर है, पूरा का पूरा इस तरीके से निकल जाएगा बेटा। देख लीजिए ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस से एकदम आराम से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से जाएगा। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना। ठीक है सर, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? किसके लिए कर रहा है? ए बी सी ओ, इसके लिए कर रहा है बेटा। इसके लिए फ्लक्स अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एरिया। अभी हमको नहीं पता एरिया कितना होगा बेटा। ये वाला थीटा दिया हुआ है, ये वाला थीटा दिया हुआ है, तो आप ही बताओ जब ये वाला थीटा है ए, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा बेटा? ए साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, ए साइन थीटा। अच्छा ये बी डिस्टेंस है, मतलब ये भी बी डिस्टेंस है, तो इसका एरिया आ जाएगा ना। समझ में आया ना? ए क्या दिया था? इंक्लाइंड वाला दिया था, तो इंक्लाइंड में अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? ए कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट मतलब ए कॉस थीटा, ये बी मतलब ये बी। तो अब बताइए, ये इसके लिए तो ई लिख दिए बेटा, इसके लिए तो हम ई लिख दिए हैं, और ई लिखने के बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा बोलिए? ए साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा? बी, इंटू हो जाएगा बी, मतलब क्या हो जाएगा? ई ए बी साइन थीटा। इसके थ्रू फ्लक्स आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसके थ्रू फ्लक्स क्या आएगा, इसके थ्रू फ्लक्स क्या आएगा, अब हम देखते हैं। अब इसका समझो बेटा, एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, समझ में आ रहा है ना? ये एरिया ऐसे है, ये वाला एरिया ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ बेटा परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है कि आप एरिया को 2 कंपोनेंट में दे दो बेटा। ये वाला एरिया का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, देखो ना बेटा, इस एरिया का, ये वाला एरिया का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ये वाला एरिया कितना था बेटा? ये वाला एरिया आप ही बताए थे ना, ए इंटू बी। ये वाला इंक्लाइंड एरिया, इंक्लाइंड एरिया कितना हो गया बेटा? देखिए ध्यान से समझिए, इंक्लाइंड एरिया कितना हो गया सर? इंक्लाइंड एरिया हो गया ए इंटू बी, ये इंक्लाइंड एरिया हो गया।
और ये वाला थीटा है, तो एक तो इंक्लाइंड एरिया का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और एक इंक्लाइंड एरिया का साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो इंक्लाइंड एरिया का साइन कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर, ए बी साइन थीटा। मतलब ए बी साइन थीटा समझ में आ रहा है ना, मतलब ये वाला एंगल थीटा था तो एक सोया और एक इस तरीका से वर्टिकल है, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीका से क्रॉस हो रहा है सब आराम। अब थीटा कितना हो गया बेटा 0 डिग्री, मीन्स अब क्या हो गया फ्लक्स थ्रू बी सी ए ई कितना हो गया बेटा ई, और एरिया कितना हो गया बेटा ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से गलती हुआ, छोटा सा गलती था। ये जब एरिया होगा, एरिया इसका बाहर की तरफ था बेटा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा इनवर्ड हो गया है। और ये वाला सरफेस को देखिए, ये वाला से क्या होगा आउटवर्ड होगा। जब ये आउटवर्ड होगा, जब ये आउटवर्ड होगा तो ई ए बी साइन थीटा, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया देखना बेटा, माइनस ए बी इंटू साइन थीटा, माइनस ए बी इंटू साइन थीटा और प्लस ई इंटू ए बी साइन थीटा। देखो तो बेटा कट करके जीरो आ गया कि नहीं, कट करके जीरो आ गया। मीन्स सर एक अब ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन ये था सर कि सर देखिए, ऑब्जर्वेशन ये था कि ये क्लोज वॉल्यूम था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो सर इसका भी टोटल फ्लक्स जीरो आया, इसका भी टोटल फ्लक्स जीरो आया, इसका भी टोटल फ्लक्स जीरो आया। मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है बेटा कि अगर सरफेस क्लोज्ड हो, अगर सरफेस क्लोज्ड हो तो उसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो आता है बेटा हमेशा। अगर सरफेस क्लोज्ड हो, देखो बेटा इसका सरफेस क्लोज है ना, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फाई नेट पूछ रहे हैं, बिना सोचे समझे बता दो कि सर इसका जो फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस क्या है क्लोज्ड है। सर ये हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेरिकल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा जीरो। ये क्यूब है सर, चूंकि क्लोज्ड है तो ये भी क्या होगा जीरो। सर ये इतना गंदा सा शेप है लेकिन ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस है तो इसका फाई क्या हो जाएगा जीरो। सर कैसे जीरो हो रहा होगा, देखो बेटा जीरो इस तरीका से हो रहा होगा कि जो फ्लक्स इनसाइड गया वही फ्लक्स आउटसाइड भी जाएगा, मतलब इनसाइड और आउटसाइड वही फ्लक्स जा रहा, तो उसका नेट या टोटल क्या बन जाएगा बेटा जीरो। नेट करेंगे तो फाई आउट माइनस फाई इन मोड में, और टोटल करेंगे तो एक के लिए अंदर घुसा तो निगेटिव, बाहर गया तो उसके लिए पॉजिटिव। मतलब समझ में आ गया कि सर अगर क्लोज सरफेस होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा सर जीरो। इसका तो प्रूफ भी करा दिए, इसका भी प्रूफ करा दिए, इसका भी प्रूफ करवा दिए। कभी ये सोचे हेमीस्फेरिकल का कैसे जीरो हो रहा होगा, हेमीस्फेरिकल का किस तरह से जीरो हो रहा होगा वो भी देख लीजिए बेटा। हेमीस्फेरिकल का जीरो कैसे हो रहा होगा, ये हेमीस्फेरिकल है बेटा, ये हेमीस्फेरिकल है। तो अब सोच करके देखिए बेटा, हेमीस्फेरिकल से तो फ्लक्स अंदर जाएगा, फ्लक्स को जाने दो। यहाँ पे आप एक एलिमेंट कट कर, मतलब एक एरिया कट कर लो, तो मतलब समझ में आ रहा है, एक फुटबॉल में से बीच का लेयर कट कर लो, एक पूरे फुटबॉल में से एक बीच का लेयर के बारे में सोचो। जब बीच का लेयर के बारे में सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो बीच का लेयर होगा बेटा जब वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर, मतलब क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और जब ये बाहर जाएगा तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो तो बेटा टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि क्लोज सरफेस हो, क्लोज वॉल्यूम हो, तो जो फ्लक्स जाएगा वो नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा जीरो। क्यों, क्योंकि वही फ्लक्स अंदर भी जाएगा, वही फ्लक्स बाहर भी जाएगा, तो अंदर जाने समय निगेटिव और बाहर जाने समय पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करके खत्म कर देगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार देखे बेटा क्यूब का क्वेश्चन आ जाए, सॉरी कोन का क्वेश्चन आ जाता है कि सर कोन के थ्रू क्या होगा, कोन के थ्रू अगर ये कोन बेटा पूरा का पूरा क्लोज्ड है तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए जीरो। इसका भी प्रूफ करा दे, सोच के देखो ना। अब अगर कोन में से बीचों बीच अगर एक टुकड़ा काटोगे, बीचों बीच अगर इस तरीके से टुकड़ा काटोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक ट्रायंगल का शेप ले लेगा कि नहीं। कोन में से एक बीच में काटिए ना तो एक ट्रायंगल आ गया। जब ट्रायंगल आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है तो फिर से वही होगा बेटा, इधर इसका एरिया वेक्टर और जाने समय इसका एरिया वेक्टर इधर, तो बताओ बेटा फाई इन कितना हो जाएगा सर ई, और एरिया वेक्टर इधर है तो माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब समझ लो, मान लेते हैं कि आधा आधा करके कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कटा तो कितना हो जाएगा माइनस ई बी एच। और जब फाई आउट जाओगे, जब फाई आउट जाओगे तो ई इंटू 2 इंटू हाफ इंटू बी इंटू एच कितना हो गया बेटा ई बी एच माइनस ई बी एच। तो नेट कितना आ गया या टोटल कितना आ गया बेटा जीरो।
दिखा ना सर, अगर सरफेस क्लोज रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम लोग क्या करेंगे बेटा, फ्लक्स को जीरो कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन डील कर दिए हैं, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, और इसको भी प्रूफ कर दिए कि सर अगर क्लोज सरफेस हुआ, क्लोज कोई वॉल्यूम हो गया, तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर चला जाएगा, तो नेट या टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो सर मतलब समझे नहीं, ये देखो तो बेटा यहाँ से क्यूब ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्यूब ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्यूब ऐसे जा रहा है, देखो तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म आ गया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, कम है। अगर आप एक हेमी स्फीयर को लेकर के आ जाते हैं, अगर आप एक स्फीयर को लेकर आ जाते हैं, तो क्या सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यस सर, इसके लिए भी नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सर ऐसा कैसे, देखो तो बेटा ये फ्लक्स अंदर गया बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, खत्म हो गया कि नहीं, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर और कुछ क्वेश्चन करा दे, फिर से बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, फिर से नॉन यूनिफॉर्म है, देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर सर इसमें एक सिलेंडर को प्लेस कर दे तो, करो ना बेटा, सिलेंडर को प्लेस कर रहे हैं ना, सिलेंडर को प्लेस कर दिए, सिलेंडर को प्लेस कर दिए बेटा, ठीक है। अब क्या सर इसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यस इसके थ्रू भी हो जाएगा। देखो बेटा अंदर गया बाहर गया, 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 बात खत्म। जितना अंदर जा रहा उतना ही बाहर जा रहा, मीन्स सर अगर सरफेस क्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म है, उसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड होते हैं वो कितना हो जाएगा बेटा, उसका आंसर क्या है, जीरो। हर कुछ को एक्सप्लेन कर दिया बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन, यही सब कुछ करा करके भेजते हैं बेटा एग्जाम में, और देखिए आप लोग कहाँ गलती करके आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बेटा, अ हेमी स्फेरिकल, एक क्वेश्चन देखिए, अ हेमी स्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस। अब देखिए टोटल फ्लक्स नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से कितना निकलेगा, कर्व्ड सरफेस के थ्रू। यही था बेटा आपका हेमीस्फेरिकल, यही था आपका हेमीस्फेरिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीका से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीका से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीका से है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है बेटा करते हैं। देखिए अब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना हो जाएगा। देखो बेटा ये वाला सरफेस को प्लेन सरफेस ले लेते हैं बेटा, और ये वाला है आपका कर्व्ड सरफेस। तो बताओ बेटा फ्लक्स प्लेन प्लस कर्व्ड मिला करके पूरा सरफेस क्लोज्ड हो गया कि नहीं। और जब देखो बेटा यहाँ तक ये ओपन है, ये खुला हुआ है, और जब इसको प्लेन के साथ ढक दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई कर्व्ड कितना हो गया बेटा, जल्दी बताइए। फाई कर्व्ड हो गया -5 प्लेन के बराबर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्लेन सरफेस है ना हेमीस्फेरिकल का, ये जो गोला है जो प्लेन है, इसके थ्रू फ्लक्स निकाल देना है। तो ये हेमीस्फेरिकल और ये वाला आपका प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस मतलब 2D की बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस हो गया। ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस, और ये क्या हो गया बेटा, सर्कुलर सेक्शन। तो बताओ तो बेटा ये वाला जो सर्कुलर सेक्शन है, ये वाला जो सर्कुलर सेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा सर, नीचे जाएगा। इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब फाई इस प्लेन के थ्रू, प्लेन सरफेस का मतलब बोलना चाह रहे 2D सर्कुलर सेक्शन के थ्रू कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। मतलब फ्लक्स भी कर्व सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है सर। सेम क्वेश्चन रहे, अगर सेम क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस तरह से जाए तो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से जाए तो सर ये अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से सर ये क्लोज्ड हो गया। मतलब फाई कर्व्ड प्लस फाई प्लेन, प्लेन वही बेटा 2D सर्किल को बोल रहा है, जीरो हो जाएगा। तो फाई कर्व्ड कितना हो जाएगा बेटा, -5 ऑफ प्लेन, -5 ऑफ प्लेन। अब बताओ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इधर था, और एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, नीचे। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब कितना आंसर आ जाएगा, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और फाई प्लेन मतलब EA cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या होता है, -1। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, +E।
आराम से समझ में आ गया। माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गया बेटा, प्लस ई है। ये फाई आंसर आया थ्रू कर्व्ड सरफेस का, फाई आंसर आया थ्रू कर्व्ड सरफेस का। अब एक क्वेश्चन और, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्व्ड सरफेस का आ गया। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं बेटा। अगर मान लेते हैं इस तरह का सरफेस रहा, इस तरह का सरफेस रहा, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, अब नॉन यूनिफॉर्म आ रहा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा ये नॉन यूनिफॉर्म आ रहा इस तरीके से, मतलब हमेशा हर जगह परपेंडिकुलर भाग रहा, और इसका रेडियस आ रहा। तो अब पूछ रहा फाई कर्व्ड सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन से क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली हम कर्व्ड का निकाल देंगे बेटा। फाई कर्व्ड का कैसे निकाल देंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दोनों के बीच में वेक्टर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखना बेटा, थोड़ा अकलमंदी लगाओगे, थीटा कितना हो जाएगा देखना। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे डी एस है, इस भी देखो तो डायरेक्शन एरिया का, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हो गया, लेकिन ई और ए के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ई और ए के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ई और ए के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। मतलब सर इसका आंसर ई बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ई, अच्छा पूरा लिखते हैं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 1, मतलब ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब क्या हो गया, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हेमीस्फेयर का कितना होता है सर, पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। इस तरीके से आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर नंबर 2 फिनिश किए। अब लेक्चर नंबर 3 में कुछ फ्लक्स के और प्रॉब्लम्स देखेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल का भी बेस बनाएंगे, और उसके बाद गॉस शुरू कर देंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।